हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। आज की अपनी इस वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर को डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है क्रोमेटिन फाइबर का वो किस चीज़ से बने हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो हमारे डीएनए, प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं और ये हमारे जो क्रोमोसोम होता है उसको ये बनाते हैं। इसके लिए एक सेपरेट मॉडल दिया गया है जिसको हम न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल के नाम से जानते हैं और ये मॉडल यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और ये आपका हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले कि जो ऑर्गेनाइजेशन है क्रोमेटिन फाइबर का, या हम कहें कि कैसे बनता है क्रोमेटिन फाइबर। जो क्रोमेटिन फाइबर है बेसिकली वो आपका, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं जब हम उसकी फॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कि जो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है किसी भी सेल में, हमें पता है कि एक हमारे पास एक बहुत लंबा डीएनए मॉलिक्यूल होता है, क्योंकि हमें पता है कि हर एक क्रोमोसोम, अगर एक स्पीशीज़ के पास सपोज 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमंस हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। हर एक क्रोमोसोम एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही लंबा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो पैकेजिंग होके, एक बार पैकेजिंग और दूसरी बार पैकेजिंग होके, कंडेंस होके, आप कह सकते हैं कॉइलिंग होके एक क्रोमोसोम की शेप आपकी बनाता है। ओके, और जब ये कंडेंस हो जाता है डीएनए मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ मिलके, तब वो आपका क्रोमेटिन फाइबर कहलाता है। तो इसमें एक तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि आपका लंबा है बहुत, और वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्मॉलर फाइबर में, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। दूसरा क्या है कि इससे जो आपका क्रोमेटिन फाइबर बनेगा अल्टीमेटली वो आपका 300 अप्रोक्सीमेटली 300 एंगस्ट्रम का होगा, या हम कहें कि 30 नैनोमीटर फाइबर बनेगा। और जो डीएनए होता है उसकी जो टोटल विड्थ होती है वो आपकी 2 नैनोमीटर होती है। तो एक 2 नैनोमीटर का डीएनए मॉलिक्यूल कॉइलिंग होके, ये आप के देख सकते हैं, ये कॉइलिंग, इसको कॉइलिंग कहते हैं हम, कॉइलिंग हो जाती है, इसको हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। तो ये कॉइलिंग होके आपका फर्दर कॉइलिंग होके 30 नैनोमीटर फाइबर डायमीटर का एक फाइबर बनाता है। ओके, फाइबर और थ्रेड आप जो भी कह लीजिए, उसका जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर से 30 नैनोमीटर हो जाता है। और अल्टीमेटली ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है ये आपका, ये जो क्रोमोसोम की आर्म है, ओके, अगर आप देखें ये एक आर्म है, ये दूसरी आर्म है, ये सेंट्रोमियर है, ये जो आपकी आर्म है इसमें जो ये 30 नैनोमीटर फाइबर है ये फर्दर कॉइलिंग होके इस आर्म को बनाता है। और जो इस आर्म की अप्रोक्सीमेट विड्थ होती है वो होती है 700 नैनोमीटर। ओके, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक लंबे डीएनए मॉलिक्यूल की एक छोटे क्रोमोसोम के अंदर पैकेजिंग हो जाती है। और जो ये आपकी जो स्ट्रक्चर है, जो सबसे पहले जब आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड ऐसे कॉइल हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी ऐसा लगेगा कि जो आपके एक स्ट्रिंग में आपने कुछ बीड्स को पिरोया हुआ है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल है। ओके, ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनती है और इसके बाद फर्दर कॉइलिंग होके ये 30 नैनोमीटर का फाइबर बनता है। और ये 30 नैनोमीटर फाइबर फिर कैसे क्रोमोसोम की जो आर्म्स हैं उनको बनाता है। तो इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये मॉडल है क्या और ये मॉडल किसने दिया। ये जो मॉडल है ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर के ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए 1974 में कॉर्नबर्ग और थॉमस नाम के 2 साइंटिस्ट ने ये मॉडल दिया। और ये मॉडल आपका बहुत एक्यूरेट है और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके, ये हमारा एक्यूरेटली एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक डीएनए मॉलिक्यूल, एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एक जो शॉर्ट क्रोमोसोम की फॉर्म में आर्म्स के अंदर कैसे ये ऑर्गेनाइज होता है। मतलब इसके स्टेप्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे ये एक थिन डीएनए मॉलिक्यूल, एक थिन डीएनए स्ट्रैंड आपका एक थिक
फाइबर क्रोमेटिन फाइबर बनाता है और ये जो आर्म्स है फर्दर क्रोमोसोम की उनको बनाता है। ओके, सो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो क्रोमेटिन फाइबर है ये हमारा किससे बना हुआ है, रिपीटिंग यूनिट से बना है जिसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जैसे हमारा डीएनए है, डीएनए हमारा न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ओके, किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से। सो डीएनए में आपको पता है कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, तीसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, यानी ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए की मोनोमेरिक यूनिट है। ओके, ऐसे ही हम कह सकते हैं ये मॉडल हमें डिस्क्राइब करता है कि जो आपकी रिपीटिंग यूनिट है एक क्रोमेटिन फाइबर की, क्रोमेटिन की, वो न्यूक्लियोसोम है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम से जुड़ा हुआ है, तीसरे न्यूक्लियोसोम से, चौथे न्यूक्लियोसोम से, और ऐसे करके ये पूरा क्रोमेटिन फाइबर बन जाता है। तभी हमने इसको बोला कि बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। ये ऐसा लगता है कि ये बीड्स एक माला में ऐसे पिरोए हुए हैं, एक स्ट्रिंग में, एक धागे में इनको पिरोया हुआ है। ओके, सो ये जो एक सिंगल यूनिट है, ये जो एक बीड है, ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो हमने पिछले स्लाइड में भी हमने आपको इमेज दिखाई थी, ये आपका न्यूक्लियोसोम्स है। ओके, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, और ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन जाते हैं जो आपके बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती है आपके क्रोमेटिन फाइबर की। सो ये मॉडल हमें बताता है कि ये जो क्रोमेटिन है वो न्यूक्लियोसोम के रिपीटेशन से बना है। ओके, और एक जो न्यूक्लियोसोम है, ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये एक न्यूक्लियोसोम है। ये जो एक न्यूक्लियोसोम है ये बेसिकली 11 नैनोमीटर इसका डायोमीटर होता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जब बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनती है तो उसका डायमीटर कितना हो जाता है, 11 नैनोमीटर डायमीटर हो जाता है। ओके, जो ये हिस्टोन है इसका अप्रोक्सीमेट जो विड्थ है वो 11 नैनोमीटर है, 10 नैनोमीटर टू 11 नैनोमीटर। तो इसीलिए जो आपका जो एक न्यूक्लियोसोम है उसका डायमीटर कितना होता है, 11 नैनोमीटर डायमीटर, और उसकी जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 6 नैनोमीटर है। ओके, तो ये जो डायमीटर हो गया और हाइट हो गई आपकी, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये यूकैरियोट्स में लगभग इतनी ही आपको देखने को मिलेगी। ओके, जितने भी यूकैरियोट्स हैं। और एक न्यूक्लियोसोम के कुछ पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो किस किस पार्ट से बना है। पहला पार्ट है उसमें एक न्यूक्लियोसोम कोर। ओके, न्यूक्लियोसोम कोर आपका न्यूक्लियोसोम कोर है जो आपके हिस्टोन ऑक्टामर से बना हुआ है। ऑक्टामर मीन्स आपको 4 यूनिट दिख रही हैं, 1 2 3 4, 4 ऊपर और ऐसे 1 2 3 और एक इसके पीछे 4 यूनिट नीचे। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में जब हमने क्रोमेटिन फाइबर का जो कंपोनेंट्स है वो हमने बताए थे, तब हमने बताया था कि 5 तरीके के हिस्टोन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, सो ये जो H2A, H2B, H3 और H4 है ये आपके 2-2 यूनिट में हिस्टोन ऑक्टामर में प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो 4 हैं हर एक की 2 यूनिट होंगी, तो कुल मिला के 8 यूनिट, ये 8 यूनिट मिलके आपका क्या बनाएंगी, एक हिस्टोन कोर या न्यूक्लियोसोम कोर बनाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। ऑक्टा मीन्स 8। ओके, 8 यूनिट होती है बिकॉज इसमें, तो इसी वजह से ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है आपका लिंकर डीएनए। देखिए, जब आप ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैसे बनी है, ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ओके, ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ये इसके आसपास ऐसे कॉइल होते जाता है। ओके, और ऐसे करके ये आपको बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देता है। तो ये जो बीच का डीएनए है, 2 न्यूक्लियोसोम के, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, इनके बीच का जो डीएनए है, ये जो फ्री डीएनए है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। ओके, सो लिंकर डीएनए आपका दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट है 1H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल। सो देखिए, जब आपका ये अगर हिस्टोन ऑक्टामर है फॉर एग्जांपल, अगर इसको जो डीएनए है वो आपका ऐसे कॉइलिंग होके बाहर जा रहा है, ठीक है, फिर ये जो दूसरा हिस्टोन है इसके अराउंड ये कॉइलिंग हो रही है, तो ये बाहर, जब ये यहाँ पे आपका देखिए ये अंदर गया और ये बाहर आया, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको सील करने के लिए एक
H1 हिस्टोन प्रोटीन का मॉलिक्यूल हमेशा इस पे जुड़ जाता है, इसको सील कर देता है ताकि ये लूज ना हो स्ट्रक्चर और ये न्यूक्लियोसोम आपका बिखरे ना। ओके, तो इसलिए जो हिस्टोन H1 हिस्टोन है ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और जो चौथा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है कुछ और भी प्रोटीन्स जो जिनको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। मतलब जो क्रोमोसोम्स के साथ कुछ प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। ओके, सो इनको हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि न्यूक्लियोसोम कोर क्या है और किससे बना होता है। तो हमने पहले ही बताया कि जो न्यूक्लियोसोम कोर है वो आपके एक हिस्टोन ऑक्टामर है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें 4 जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4, ये 2-2 यूनिट में प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि H2A की 2 यूनिट भी प्रेजेंट है, H2B की 2 यूनिट है, ये H3 की 2 यूनिट है और ये H4 की 2 यूनिट है। तो ऐसे करके ये हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। 8 यूनिट आपस में जुड़ के एक ऑक्टामर बनाती है जिसको न्यूक्लियोसोम कोर कहते हैं। ओके, और जो डीएनए है ये इसके अराउंड आप देख सकते हैं ऐसे इसकी कॉइलिंग होती है और ये ऐसे निकल जाता है। फिर ये यहाँ पे दूसरे हिस्टोन मॉलिक्यूल पे कॉइलिंग होके फिर ये निकल जाएगा। ऐसे करके एक और हिस्टोन यहाँ पे जुड़ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे हिस्टोन जुड़ के ये एक, इसकी जो अप्रोक्सीमेट विड्थ है वो कितनी है, 11 नैनोमीटर। ये 11 नैनोमीटर का फाइबर बनाते हैं। ओके, फाइबर कह लीजिए, थ्रेड कह लीजिए। फिर जो इसमें हमने आपको लिंकर डीएनए भी आप देख सकते हैं, जो बीच का डीएनए रह जाएगा ये 2 न्यूक्लियोसोम के बीच का डीएनए। ओके, कनेक्टिंग डीएनए, इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। ओके, और जो आपका बेसिकली कितना ये जो डीएनए कॉइलिंग हो रही है, ये यहाँ से आप देखिए, यहाँ से लेके ये जो कॉइलिंग हुई ये लगभग कितना है, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है ये लगभग कितना होता है, लगभग 200 बेस पेयर डीएनए होता है। ओके, कितना होता है, लगभग 200 बेस पेयर डीएनए। ओके, इसमें से अगर हम देखें ये जो यहाँ से यहाँ तक ये जो कॉइलिंग हो रही है जो जिस डीएनए की, वो लगभग 146 बेस पेयर होता है। और कितने टर्न लेता है ये हिस्टोन ऑक्टामर के, 1 and 3/4 टर्न। ओके, एक पूरा टर्न होता है, आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा टर्न है यहाँ तक, और एक ये 3/4 टर्न आता है फिर। ओके, सो ये कितना होता है लगभग डीएनए, ये 146 बेस पेयर होता है आउट ऑफ 200 बेस पेयर जो आपने देखा यहाँ से यहाँ तक। ओके, फिर दूसरे का यहाँ से यहाँ तक होगा। ओके, तो ये जो डीएनए है ये अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर है, और जो ये आपका जो कॉइलिंग हो रही है जितने डीएनए की, वो लगभग इस 200 बेस पेयर में से 146 बेस पेयर होता है। और जो रिमेनिंग आपका, अगर आप 200 में से 146 बेस पेयर को माइनस कर देंगे तो आपके पास 54 बेस पेयर अप्रोक्सीमेटली आपका बचेगा आउट ऑफ 200 बेस पेयर। ओके, तो ये जो आपका बचेगा ये आपका लिंकर डीएनए कहलाता है। ओके, आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ अमाउंट आप इधर से, और ये आपका लिंकर डीएनए बनाता है। ऐसे ही यहाँ पे लिंकर डीएनए बनाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक जो न्यूक्लियोसोम है उसके साथ कितना अमाउंट डीएनए का एसोसिएटेड होता है, लगभग 200 बेस पेयर। ओके, एंड ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम की, ये जो 200 बेस पेयर मिलके एक न्यूक्लियोसोम बना रहे हैं। और जो ऑक्टामर है इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन है H2A, H2B, H3 और H4 ये सेम होते हैं सारे यूकेरियोट्स में। मतलब ये हाईली कंजर्व्ड स्ट्रक्चर है, इवोल्यूशन में ये हाईली कंजर्व्ड है। ये सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में उनकी जो सेल्स होती हैं उनमें जो क्रोमोसोम होते हैं उन सब में ये सेम होती है स्ट्रक्चर। ओके, ऐसे इसीलिए ये जो मॉडल है न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल है। ओके, नेक्स्ट जो है आपका वो लिंकर डीएनए। हमने बताया आपको कि लिंकर डीएनए क्या होता है, 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने वाला डीएनए। मतलब कि जो कॉइलिंग होने के बाद जो डीएनए रह गया है बीच में 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम के बीच में, इसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और ये एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ता है। ओके, और इसकी जो लेंथ है
जो इसकी लेंथ है वो वेरी करती है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। मतलब कितनी हो सकती है? वो 8 बेस पेयर से लेके 114 बेस पेयर तक हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे ये जो लिंकर डीएनए है, ये इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है। ओके, डिफरेंट एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, बट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम ही रहता है कि कॉइलिंग होती है, फिर लिंकर डीएनए, और फिर दूसरे न्यूक्लियोसोम पे कॉइलिंग होगी, और ऐसे करके ये आपका चलता रहेगा। ओके, सो दिस इज लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए कुछ नहीं है, बस जो दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं, और इसी लिंकर डीएनए को जोड़ने का काम करता है H1 हिस्टोन प्रोटीन। ओके, सो H1 हिस्टोन क्या है आपके? बेसिकली ये आपका हर एक न्यूक्लियोसोम में एक मॉलिक्यूल हिस्टोन H1 हिस्टोन का होता है। आपको पता है कि जो H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन हैं उनके दो दो मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि H1 हिस्टोन का एक मॉलिक्यूल होता है। और इसका काम क्या होता है? जैसे आपको देखिए ये कॉइलिंग हो रही है डीएनए की, ये यहाँ से निकल गया, ये एंटर हुआ, और ये यहाँ से आप देख सकते कॉइलिंग के बाद निकल गया। तो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, इसको इसने क्या कर दिया, एक तरीके से ये इसको पैक कर दिया, इसको ऐसे करके आपको। लेकिन अगर ये लूज हो जाएगा तो ये ऑक्टामर रिलीज हो जाएगा। ओके, तो इससे बचने के लिए H1 हिस्टोन इसको यहाँ पे आके सील कर देगा, टाइट कर देगा। ओके, सो जिससे ये स्ट्रक्चर बनी रहेगी आपस में, ये लूज नहीं होगी। तो H1 हिस्टोन का काम यही होता है, और ये ऑक्टामर का पार्ट नहीं होता है। ऑक्टामर का पार्ट क्या होता है आपका? H2A, H2B, H3 और H4, और ये सारे के सारे दो दो यूनिट प्रेजेंट होते हैं, तभी ये क्या बनाता है? हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। ओके, तो आपका एक ये आपको पता है कि ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम कहलाती है, या बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। और ये जो हिस्टोन H1 हिस्टोन है, ये इसके बाहर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये अंदर आने वाले डीएनए जो कि कॉइलिंग के लिए आया है, और जो बाहर आने वाला डीएनए है कॉइलिंग के बाद, ये इसको सील कर देता है। ओके, तो इसका ये इम्पॉर्टेंट काम है, और इसको हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, बिकॉज ये जो अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है ये आपस में जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट ऊपर और 4 यूनिट नीचे, तो इनको रिमूव करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू H1 हिस्टोन, बिकॉज ये बाहर ही प्रेजेंट है। इसको हम इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा कुछ हमारे क्रोमोसोमल प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे एसोसिएटेड होते हैं इस पूरी स्ट्रक्चर के साथ। ओके, जिनको हम क्या कहते हैं? अदर क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ओके, वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली, इसलिए उनको हम अदर क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं। ओके, ये आपके कंजर्व्ड नहीं होते हैं, ये हर एक सेल में ये वेरी करते हैं, इनका अमाउंट वेरी करता है, ठीक है, इनका टाइप वेरी करता है। बट जो आपके हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, ओके, कितने हिस्टोन प्रोटीन्स है? 5 हिस्टोन प्रोटीन है। ओके, H1 जो बाहर प्रेजेंट है, और जो H2A, H2B, H3 और H4 जो ऑक्टामर बना रहे हैं, ये हाईली कंजर्व्ड होते हैं। ओके, और ये आपके सारे यूकैरियोट्स में लगभग सेम होते हैं। ओके, और इनका ऑर्गेनाइजेशन भी सेम होता है। अब हमने सारे कंपोनेंट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो फाइनली जो न्यूक्लियोसोम सोलेनोइड मॉडल है वो कैसे एक्सप्लेन करता है कि जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है क्रोमेटिन फाइबर से। यानी पहले क्रोमेटिन फाइबर बनेगा, फिर क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को अरेंज कर लेगा एक्स शेप क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है जो आपके लगभग, आपको पता है कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जिसकी जो अप्रोक्सीमेट विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर होती है, या आप कह सकते हैं इसको ये 2 नैनोमीटर स्ट्रक्चर होती है। ओके, इसकी जो विड्थ है वो आपकी 2 नैनोमीटर होती है। अब इससे मैंने बताया था कि जो बीड्स ऑन स्ट्रक्चर स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म्स होती है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। यानी जो हिस्टोन ऑक्टामर है वो आपके अरेंज हो जाएंगे, और जो डीएनए है, ये जो लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल है, ये अपने आप को इसके अराउंड कॉइल करना शुरू कर देगा। ओके, और ऐसे करके आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हिस्टोन है, एक जो हिस्टोन ऑक्टामर है, इसकी जो अप्रोक्सीमेट विड्थ होती है वो कितनी होती है? 10 to 11 नैनोमीटर। ओके, और 100 एंगस्ट्रम आप कह सकते हो, ठीक है। अगर आप एंगस्ट्रम में पढ़ोगे तो 100 एंगस्ट्रम
और नैनोमीटर में 11 नैनोमीटर। ओके, 10 नैनोमीटर टू 11 नैनोमीटर, कहीं पे आपको 10 नैनोमीटर मार्क्स मिलेगा, कहीं पे आपको मिलेगा कि 11 नैनोमीटर होती है। इसीलिए ये जो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है इसकी जो विड्थ हो जाती है वो हो जाती है 11 नैनोमीटर। ओके, तो इस तरीके से ये आपने आपको कॉइलिंग करके हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड ये आपकी क्या बना देगा, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। और फर्दर ये जो आपकी सपोज ये आपके बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बन गई है, इसके बाद ये जो 3 बीड्स हैं, ओके, ये अपने आप को फिर सुपर कॉइलिंग करेंगे। सुपर कॉइलिंग का मतलब है कि आपके जो 3 बीड्स हैं वो ऐसे करके अपने आप को कॉइल कर लेंगे, फिर नेक्स्ट जो 3 है वो अपने आप को ऐसे कॉइल कर लेंगे, फिर जो नेक्स्ट 3 है वो फिर से कॉइलिंग कर लेंगे, और ऐसे करके ये एक 30 नैनोमीटर फाइबर बनाएंगे। बिकॉज हर एक की अप्रोक्सीमेट विड्थ क्या है, 10 नैनोमीटर, 10 to 11 नैनोमीटर। तो ऐसे करके आपके 3 जब अरेंज हो जाएंगे तो वो अपनी कितनी अप्रोक्सीमेटली 30 नैनोमीटर डायमीटर का एक फाइबर बन जाएगा। ओके, और यही जो फाइबर है ये हमारा क्या किसमें, क्रोमोसोम में फर्दर पैक होगा। ओके, तो ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है, फिर ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है ये अपने आप को ऐसे लूप्स में अरेंज कर लेगा। ओके, और ये जो लूप्स है ये कितने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 300 नैनोमीटर इनका डायमीटर होगा। ओके, और फर्दर ये आपके जो 300 नैनोमीटर डायमीटर का ये जो लूप्स बने हैं ये आपका जो क्रोमोसोम है उसकी जो आर्म है उसको बनाएंगे, जो कितनी है, एक आर्म लगभग 700 नैनोमीटर की होती है। बिकॉज आपका ये जो क्रोमोसोम है ये आपको दिखा रहा है, 2 आर्म इसमें दिख रही हैं, आप देख रहे हो, एक 700 ईच है इसमें, तो इसलिए टोटल 1400 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। तो अगर आप देखेंगे कि आपको पता है कि ये क्रोमोसोम की एक्स शेप स्ट्रक्चर है, अगर आप इसका एक स्मॉल पार्ट देखेंगे तो ये जो स्मॉल पार्ट है ये आपका 700 नैनोमीटर है। ये जो कैसे अरेंज है, जो आपके जो लूप्स हैं वो ऐसे करके आपके अरेंज रहते हैं। ओके, और जो अगर आप इसका एक छोटा सा पार्ट देखोगे तो वो क्या है, वो आपका ये 300 नैनोमीटर्स के ये लूप्स नज़र आएंगे आपको। उसके बाद अगर आप इसका एक छोटा पार्ट देखोगे तो वहाँ पे ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है ये आपको नज़र आएगा। और ये जो 30 नैनोमीटर फाइबर है ये कैसे बना है, ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर से बना है। इसकी कॉइलिंग होके ऐसे आपके जो 3 है वो एक सीरीज़ में आ गए, फिर नेक्स्ट 3 आपके कॉइलिंग होके फिर दूसरी सीरीज़ में आ गए। ओके, तो ये किससे बना है, अगर इसका आप एक छोटा पार्ट देखोगे तो वो बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर से आपको नज़र आएगा, जिसकी डायमीटर क्या है, एवरेज डायमीटर 10 to 11 नैनोमीटर। और फर्दर आपको पता है कि ये किससे बनी है, जो हिस्टोन प्रोटीन है उनके ऊपर डीएनए के कॉइलिंग से ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बनी है। तो ये जो पूरा मॉडल है ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक डीएनए मॉलिक्यूल, एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल पैक हो जाता है एक क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम्स की आर्म में, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। ओके, क्रोमेटिन फाइबर बना के कैसे वो अरेंज हो जाता है क्रोमोसोम में, तो हमने ये डिस्कस किया। और इस मॉडल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। ओके, और ये आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सो ये आपका, आई होप आप लोगों को अब क्लियर है कि कैसे क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है, कैसे डीएनए अरेंज रहता है क्रोमोसोम के अंदर। सो ये आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।